नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार जो है अपने ये तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा वीडियो जो लगातार चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, ये उसका आज तीसरा भाग। दूसरे भाग में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि NPST, इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो मैं याद दूर कर दूँ कि NPST जो है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। जी हाँ, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर है, जो कि NCERT द्वारा 2022 तक डेवलप किया जाएगा। और ये इसका कार्य होगा कि टीचर्स की नियुक्ति कैसे की जाए और टीचर का जो है प्रमोशन कैसे किया जाए, इन सारे बिंदुओं को ये तय करेगी। इसके बाद हम आगे आज देखते हैं, आज अपना आगे और इसमें क्या क्या है। तो ये है कि तकनीकी कोर्सेज़ में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री की व्यवस्था। तो जिसे तकनीकी कोर्स, मान लीजिए कोई लड़का बीटेक कर रहा था, 1 साल करने के बाद उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो ऐसे में वो छोड़ देता था और आगे उसका कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि पहले साल में जो है इस तरह के कोर्सों में प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे साल में उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे चौथे साल में उसको जो है डिग्री दी जाएगी। तो अगर कोई 1 साल का करके छोड़ भी देता है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक प्रमाण पत्र होगा। 2 साल वाले के पास एक डिप्लोमा होगा, जिसके द्वारा वो कुछ आगे कर सकता है। या फिर अगर वो आगे एडमिशन कहीं लेना चाहे तो कम से कम ये क्लियर रहेगा कि भाई इसने ये कर रखा है, तो इसके आगे इसको एडमिशन इस तरह से दे दिया जाए। और ये मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट की अनुमति होगी कि इसी तरह से कोई प्रमाण पत्र लेके निकला है तो वो अब डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है, डिप्लोमा में से जब चाहे तब निकल सकता है, और आगे फिर जब चाहे डिग्री में अनुमति ले सकता है। तो इन सब चीज़ों का इसमें लचीलापन किया गया है। और एक क्रेडिट पद्धति लागू की गई है। ये क्रेडिट पद्धति बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्रेडिट पद्धति क्या है एक्चुअली, जो हमारे देश में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कोर्सेज़ में क्रेडिट पद्धति लागू करती हैं, लेकिन क्रेडिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था जो है उसमें नहीं है। और ये क्रेडिट पद्धति लागू करने के साथ साथ जो है क्रेडिट को जो है ट्रांसफ़र करने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्रेडिट है क्या एक्चुअली। मान लीजिए कोई भी कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स है, उस कोर्स के लिए इन्होंने अपने 24 क्रेडिट निर्धारित कर दिए। अभी क्रेडिट का निर्धारण कैसे होता है कि जो ये तय किया जाता है कि ये पाठ्यक्रम जो है कितने हफ्ते में पूरा हो जाएगा या कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, उसके आधार पर उसके क्रेडिट बनाए जाते हैं। तो 24 में से मान लीजिए कि किसी ने उस कोर्स को शुरू किया और उसके 5-6 क्रेडिट उसने पूरे कर लिए। पूरे करने के बाद उसके साथ कुछ हो गया और वो कहीं और चला गया, कहीं ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और शहर में माइग्रेट हो गया, वहाँ जाके वो फिर उसी कोर्स को करना चाहता है। तो वहाँ अब ये चीज़ रहेगी कि जितना वो क्रेडिट यहाँ से लेके जाएगा, अब वो उसके आगे की पढ़ाई करेगा। यानी अगर उसके पास 6 क्रेडिट पूरे हैं तो वो 7वें क्रेडिट के बाद का कोर्स वहाँ जाके कर सकेगा। या एक तरह से ये पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू हो गई है। लेकिन इस पोर्टेबिलिटी में ये है कि जैसे पहले वाले सिम में जो बैलेंस था वो आगे वाले में भी मिल जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था इसमें बनाई गई है। तो ये क्रेडिट पद्धति लागू करना एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद है कि बीएड 4, 2 और 1 वर्ष का हो गया। अब ये 4, 2 और 1 वर्ष का बीएड कैसा है, तो 4 वर्ष का जो बीएड है वो तो इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये है कि 12वीं के बाद जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो बीए बीएड या बीएससी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होगा और इसको करने के बाद इनको बीए बीएड या बीएससी बीएड की डिग्री मिल जाएगी। जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना चाहते हैं उनको 2 साल का बीएड करना होगा, और जो लोग एमए करने के बाद या स्नातकोत्तर करने के बाद बीएड करना चाहते हैं वो 1 वर्ष में कर लेंगे। ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है इस तरह से। क्योंकि इस तरह से किसी को बांट देना कि आप 2 साल का कंपलसरी बीएड करिए, वो एमए वाला भी 2 साल का करे, बीए वाला भी 2 साल का करे, ये कुछ ठीक नहीं था। लेकिन इस तरह से परिवर्तित करके जो है ये एक अच्छा कदम उठाया गया। कई वर्षों तक बीएड प्रवक्ता के रूप में काम करने के कारण मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। इसका गठन इसलिए किया जाएगा ताकि ये देश में जो है रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ा सके। मित्रों, आपको पता है कि हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। हम दुनिया में जो है सैकड़ों के स्थानों में भी नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च का एक ही तरीका है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यहाँ से कट किया वहाँ से पेस्ट किया, यहाँ से कट किया वहाँ से पेस्ट किया, इस तरह से रिसर्च चलते रहते हैं। लेकिन अब इसके लिए एक रिसर्च फाउंडेशन बनेगा और वो इसकी गुणवत्ता सुधारने का कार्य करेगा। ये एक अच्छी बात है। इसके बाद नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, मैंने बताया था कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एक पॉइंट रखा गया है कि बढ़िया ढंग से जो है तकनीकी का प्रयोग करने में शिक्षकों को दक्ष बनाया जाए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक ये इकाई बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जिसका ये कार्य होगा। और इसके बाद एक ये है नेशनल असेसमेंट
नेशनल असेसमेंट सेंटर एक बनाया जाएगा, क्योंकि ये सब तो ठीक है लेकिन उसमें अगर सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस मूल्यांकन को ध्यान में रख के कि सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सके, नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा। और नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है परख बनाएगा। अब ये परख का भी अपना एक अलग ही महत्व है। ये परख नाम कैसे रखा गया है, इसका नाम रखा गया है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख का पूरा नाम है। तो NAC जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा वो परख की स्थापना करेगा और इन लोगों का कार्य जो है कैसे बढ़िया ढंग से जो है मूल्यांकन का कार्य बच्चों का किया जाए, ये उसका कार्य करेंगे। और NCFSE इसका जो है पाठ्यक्रम NCERT द्वारा डेवलप किया जाएगी। NCFSE क्या है, ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अर्थात NCERT अब नया पाठ्यक्रम बनाएगी स्कूल एजुकेशन के लिए और उसके अनुसार फिर ये आगे की शिक्षा व्यवस्था जो है जारी रहेगी। यानी नया सिलेबस बनेगा जिसका नाम रखा गया है NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये काम भी NCERT को सौंपा गया है। देश में NCERT को जो है एक बड़ी भूमिका नई इस शिक्षा नीति ने रखा है और बेशक रखना भी चाहिए। NCERT का कार्य बेहतरीन है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका वीडियो देखने के लिए।